आउटपुट स्ट्रीम बाइनरी। तो इसके बारे में बताओ। बिल्कुल, अब मैं समझाता हूं, तो ध्यान से सुनो। देखो, जब हम इनपुट आउटपुट सीरियलाइजेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है डेटा को इस तरह से पढ़ना या लिखना कि वो एक स्ट्रीम के रूप में हो। अब इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को ऐसे समझ लो जैसे नल की पाइप है। इनपुट स्ट्रीम वो नल है जिससे डेटा अंदर आ रहा है, जैसे आप पानी भर रहे हो। आउटपुट स्ट्रीम वो नल है जिससे आप डेटा बाहर भेज रहे हो, जैसे आप पानी बाहर निकाल रहे हो। रियल वर्ल्ड एनालॉजी से समझो तो जैसे आप कहीं बुक से जानकारी पढ़ रहे हो, वो इनपुट स्ट्रीम जैसा है। और जब आप किसी को वही जानकारी सुनाकर बता रहे हो तो वो आउटपुट स्ट्रीम जैसा है। दोनों मिलकर आपके डेटा को सीरियलाइज और डीसीरियलाइज करने में मदद करते हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम में डेटा बाइनरी डेटा के फॉर्म में जाता है ना, रॉ बाइनरी डेटा। तो इसमें सीरियलाइजेशन का क्या रोल है? हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने। जब हम इनपुट आउटपुट सीरियलाइजेशन के जरिए डेटा भेजते या लेते हैं तो वो रॉ बाइनरी फॉर्म में होता है। यानी असल में वो सिर्फ बाइट्स का एक सिलसिला होता है। अब सीरियलाइजेशन का काम यही है कि वो हमारे ऑब्जेक्ट या जो भी डेटा स्ट्रक्चर है उसे बाइट्स में बदल देता है, ताकि वो इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम के जरिए ट्रांसफर हो सके। रियल वर्ल्ड में ऐसे समझो कि तुम्हारे पास एक खिलौना है और तुम उसे किसी को भेजना चाहते हो। अब खिलौने को सीधे भेजना थोड़ा मुश्किल है, तो तुम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में अलग करके एक बॉक्स में पैक कर देते हो। यही सीरियलाइजेशन है। और जब वो बॉक्स किसी और के पास पहुंचेगा तो वो फिर से उन पार्ट्स को जोड़कर खिलौना बना लेगा। यही डीसीरियलाइजेशन है। अच्छा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रीडर राइटर कैरेक्टर। इसके बारे में बताओ थोड़ा अच्छे से। हाँ, बिल्कुल बढ़ते हैं। अब रीडर और राइटर क्लासेस को समझने के लिए इसे टेक्स्ट के नजरिए से देखो। जहां इनपुट और आउटपुट स्ट्रीम बाइनरी डेटा को हैंडल करते हैं, वही रीडर और राइटर क्लासेस कैरेक्टर डेटा को हैंडल करते हैं। यानी जब आप टेक्स्ट या कैरेक्टर्स पढ़ना या लिखना चाहते हो तब ये क्लासेस काम आती है। रियल वर्ल्ड में ऐसे समझो कि अगर तुम्हारे पास एक किताब है और तुम्हें उसके शब्द पढ़ने हैं तो तुम रीडर क्लास की तरह काम कर रहे हो। और जब तुम कोई टेक्स्ट फाइल में कुछ लिख रहे हो यानी टाइप कर रहे हो तो तुम राइटर क्लास की तरह काम कर रहे हो। इस तरह रीडर और राइटर टेक्स्ट के इनपुट आउटपुट को आसान और कैरेक्टर लेवल पर मैनेज करने के लिए बने हैं। लेकिन जब हमारे पास इनपुट आउटपुट स्ट्रीम था तो हम रीडर राइटर को क्यों लाए? मतलब सेम ही तो काम है ना। हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है और बिल्कुल समझने लायक चीज है। देखो, इनपुट आउटपुट स्ट्रीम और रीडर राइटर के काम में थोड़ा अंतर है। इनपुट आउटपुट स्ट्रीम बाइनरी डेटा के लिए बने होते हैं, यानी वो बाइट्स को सीधे पढ़ते या लिखते हैं। जब हमें सिर्फ बाइनरी डेटा की बात हो तब वो बहुत बढ़िया है। लेकिन जब हमें टेक्स्ट या कैरेक्टर आधारित डेटा के साथ काम करना होता है तो रीडर और राइटर क्लासेस ज्यादा सुविधाजनक होते हैं। ये सीधे कैरेक्टर्स को हैंडल करते हैं और टेक्स्ट को पढ़ना लिखना आसान बना देते हैं। रीडर राइटर क्लासेस कैरेक्टर एनकोडिंग को भी संभालते हैं। यानी अगर कोई यूनिकोड या किसी खास एनकोडिंग टेक्स्ट है तो उसे सही तरीके से पढ़ने लिखने में मदद मिलती है। तो असल में रीडर राइटर को इसलिए लाया गया ताकि टेक्स्ट बेस्ड डेटा को ज्यादा आसानी और समझदारी से हैंडल किया जा सके। अच्छा, मैं समझा। लेकिन इसमें एक चीज ये भी है ना कि जावा में हम यूजुअली सीरियलाइज करके ही या फिर बाइनरी डेटा में ही हम सारे कोड को स्टोर करते हैं। जब जावा कंपाइल करता है हमारे कोड को तो बाइनरी फॉर्म में कंपाइल करता है ना। तो हमें रीडर राइटर की मतलब हम हमारे पास कैरेक्टर के फॉर्म में डेटा स्टोर ही नहीं, हमारे पास तो बाइनरी फॉर्म में स्टोर है। तो फिर हमें रीडर राइटर क्यों चाहिए जब हमारे पास डेटा ही पूरा बाइनरी फॉर्म में है तो? हाँ, ये बिल्कुल सही पॉइंट है और एक अच्छा सवाल है। बात यह है कि हाँ, जब हम कोड को कंपाइल करते हैं तो वो बाइनरी फॉर्म में ही जाता है, जो कि मशीन समझती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे रोजमर्रा के बहुत सारे काम बाइनरी पे सीधे काम नहीं करते। हम इंसान टेक्स्ट के साथ ज्यादा काम करते हैं, जैसे फाइलें पढ़ना, लॉग्स देखना, यूजर इनपुट लेना। ये सब कैरेक्टर आधारित काम है। रीडर राइटर इसलिए जरूरी है क्योंकि वे हमें इंसानी पढ़ने लायक टेक्स्ट को हैंडल करने में मदद करते हैं। भले ही अंदर से सब कुछ आखिर में बाइनरी ही है, लेकिन रीडर राइटर कैरेक्टर बोर्डिंग को मैनेज करते हैं और हमें एक आसान तरीका देते हैं टेक्स्ट को पढ़ने और लिखने का। तो असल में रीडर राइटर का फायदा यह है कि जब तुम्हें टेक्स्ट बेस्ड डेटा के साथ काम करना है तो तुम इंसानी भाषा वो में ठीक सोच है, सकते हो। तुमने बता दिया, मैं समझ गया। चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एनआईओ। इसमें आते हैं चैनल्स, बफर्स और सिलेक्टर्स। इसके बारे में बताओ। बिल्कुल। चलो अब एनआईओ की दुनिया में चलते हैं। तो जावा एनआईओ यानी न्यू इनपुट आउटपुट एक जरा मॉडर्न तरीका है इनपुट आउटपुट को हैंडल करने का। इसमें तीन मुख्य चीजें आती हैं: चैनल्स, बफर्स और सिलेक्टर्स। अब चैनल्स को ऐसे समझो जैसे एक पाइपलाइन जो डेटा को एक जगह से दूसरी जगह बहा सकती है। ये इनपुट या आउटपुट का एक माध्यम है
लेकिन ये ब्लॉक्स में काम करता है, जैसे ये ज्यादा फ्लेक्सिबल और नॉन ब्लॉकिंग ऑपरेशंस में मदद करता है। बफर्स को ऐसे समझो कि एक तरह का कंटेनर है जहां डेटा को टेम्पोररीली रखा जाता है। जब तुम किसी चैनल से लिए या पढ़ते हो या लिखते हो तो वो बफर में आता जाता है, जिससे तुम उसे आसानी से प्रोसेस कर सकते हो। और सिलेक्टर्स को ऐसे समझो जैसे एक मैनेजर जो एक ही थ्रेड से बहुत सारे चैनल्स को मॉनिटर कर सकता है। इससे तुम एक ही समय में मल्टीपल कनेक्शंस को हैंडल कर सकते हो बिना बहुत सारे थ्रेड बनाए। तो कुल मिलाकर एनआईओ तुम्हें ज्यादा पावर और फुर्ती देता है, खासकर तब जब तुम्हें हाई परफॉर्मेंस इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस करने हो। अच्छा, तो जब एनआईओ नहीं था तब हमारा डेटा कैसे ट्रांसफर होता था और फिर उसमें थ्रेड मैनेजमेंट कैसे होता था? हाँ, सही सवाल है। जब एनआईओ नहीं था तब हम क्लासिक आईओ यानी पुराने इनपुट आउटपुट एपीआई का इस्तेमाल करते थे। उसमें डेटा स्ट्रीम्स के जरिए ट्रांसफर होता था और हर इनपुट या आउटपुट ऑपरेशन एक ब्लॉकिंग ऑपरेशन होता था। मतलब जब तक एक ऑपरेशन पूरा ना हो तब तक प्रोग्राम वही रुका रहता था। और थ्रेड मैनेजमेंट में भी उसी समय काफी मेहनत लगती थी, क्योंकि हर कनेक्शन को हैंडल करने के लिए एक अलग थ्रेड रखना पड़ता था। ये स्केलेबल नहीं था, क्योंकि अगर बहुत सारे कनेक्शंस आ जाए तो उतने ही ज्यादा थ्रेड्स बनाने पड़ते थे, जिससे सिस्टम पर लोड बढ़ जाता था। एनआईओ ने इसी परेशानी को हल किया। एनआईओ में नॉन ब्लॉकिंग आईओ आया। इससे तुम एक ही थ्रेड से बहुत सारे कनेक्शंस को मैनेज कर सकते हो। इसका मतलब थ्रेड मैनेजमेंट आसान हो गया और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो गई। अच्छा, ठीक है। तो पहले वही एपीआई से काम होता था, है ना? चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि ये सीरियलाइजेबल वर्सेस एक्सटर्नलाइजेबल। हाँ, बिल्कुल सही है। पहले हम वही क्लासिक एपीआई से काम करते थे और फिर नए टूल्स आए। अब अगर हम बात करें सीरियलाइजेबल और एक्सटर्नलाइजेबल की, तो ये दोनों जावा में ऑब्जेक्ट्स को सीरियलाइज करने के तरीके हैं। सीरियलाइजेबल इंटरफेस बहुत सिंपल है। तुम बस इस इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर देते हो और जावा खुद ब खुद उस ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदलना और वापस ऑब्जेक्ट में बदलना जानता है, यानी डिफॉल्ट सीरियलाइजेशन होती है, जिसमें तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब एक्सटर्नलाइजेबल एक स्टेप आगे है। यदि तुम चाहते हो कि पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में हो कि ऑब्जेक्ट को कैसे सीरियलाइज और डीसीरियलाइज किया जाए, तब तुम एक्सटर्नलाइजेबल इंटरफेस इस्तेमाल करते हो। इसमें तुम रीड एक्सटर्नल और राइट एक्सटर्नल मेथड्स खुद डिफाइन करते हो और तय करते हो कि कौन सा डेटा कैसे स्टोर और रिट्रीव होगा। तो कुल मिलाकर सीरियलाइजेबल आसान और ऑटोमेटिक तरीका है, जबकि एक्सटर्नलाइजेबल तुम्हें ज्यादा कंट्रोल और लचीलापन देता है। हाँ, मैं समझा कि सीरियलाइजेबल भी एक इंटरफेस है, एक्सटर्नलाइजेबल भी एक इंटरफेस है। सीरियलाइजेबल मतलब सारा डेटा इनकोड हो जाता है बाइनरी में, और एक्सटर्नलाइजेबल में हम कस्टम कंट्रोल ले सकते हैं। लेकिन अगर हम सीरियलाइजेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट ना करें, तब भी तो डेटा सीरियलाइजेबल होता है ना? तो फिर इसका क्या इम्पोर्टेंस रहा? हाँ, तुम बिल्कुल सही समझ रहे हो और ये एक अच्छा सवाल है। बात यह है कि जब तुम सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हो तो तुम जावा को बताते हो कि ये ऑब्जेक्ट सीरियलाइज किया जा सकता है। जिस ऑब्जेक्ट ने इसे इंप्लीमेंट नहीं किया वो डिफॉल्ट तौर पर सीरियलाइजेबल नहीं होता। असल में जावा में एक तरह की मार्कर इंटरफेस है, जो जावा की सीरियलाइजेशन मैकेनिज्म को यह संकेत देती है कि इस ऑब्जेक्ट को बिना किसी खास झंझट के सीरियलाइज किया जा सकता है। अगर तुम ये इंटरफेस नहीं लगाते तो जावा उस ऑब्जेक्ट को सीधे सीधे सीरियलाइज नहीं करेगा और एक एक्सेप्शन फेंक सकता है। तो सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करना एक तरह से ये बताने जैसा है कि हाँ, इस ऑब्जेक्ट को तुम आराम से सीरियलाइज कर सकते हो। ये उसकी अहमियत है। अरे, लेकिन जावा का जितना भी कोड है, वो सारा बाइट्स के फॉर्म में तो स्टोर होता है ना, बाइनरी फॉर्म में। तो सीरियलाइज तो हो ही रहा है ना बाय डिफॉल्ट। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अंत में सब कुछ बाइट्स में ही स्टोर होता है, क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी ही समझता है। लेकिन यहाँ सीरियलाइजेबल इंटरफेस का मकसद ये है कि जावा को बताया जाए कि ये ऑब्जेक्ट सुरक्षित तरीके से सीरियलाइज हो सकता एक है। सेकंड रुको। तुम गलत कर रहे हो, एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हो। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये था कि वो बाय डिफॉल्ट सीरियलाइज हो तो रहा है। सीरियलाइज होने का मतलब यही है ना कि जो अपना हाई लैंग्वेज कोड है, मशीन कोड है, वो बाइनरी डेटा में स्टोर हो। ठीक है, तो हमारा जो भी जावा का कोड होता है, भले ही हम उसमें इम्प्लीमेंट ना करें सीरियलाइजेबल इंटरफेस को, तब भी तो हमारा जो डेटा है बाइनरी में ही स्टोर हो रहा है, मतलब वो सीरियलाइज हो तो रहा है। फिर हमें ये क्यों इम्प्लीमेंट करना है? अच्छा, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो। देखो, दरअसल यहाँ पर हल्का सा कंफ्यूजन है। जब हम सीरियलाइजेशन की बात करते हैं तो हम उस प्रोसेस की बात कर रहे हैं जिसमें एक रन टाइम ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदला जाता है, ताकि उसे फाइल में सेव किया जा सके या नेटवर्क पर भेजा जा सके। अब तुम जिस बाइनरी में कोड स्टोर होने की बात कर रहे हो वो अलग चीज है। जब तुम जावा कोड को कंपाइल करते हो तो हाँ, वो बाइनरी कोड में बदल जाता है, जो कि मशीन समझने लायक बाइनरी होता है। लेकिन वो सीरियलाइजेशन नहीं है। वो बस कोड को एक कंपाइल फॉर्म में बदल रहा है।
सीरियलाइजेशन का मतलब है तुम्हारे रन टाइम ऑब्जेक्ट्स को वाइक स्ट्रीम में बदलना, ताकि तुम उन्हें कहीं और स्टोर या ट्रांसमिट कर सको। इसलिए जब तुम सीरियलाइजेबल इंटरफेस इंप्लीमेंट करते हो, तब तुम ये बताते हो कि ये ऑब्जेक्ट सुरक्षित तरीके से बाइट स्ट्रीम में बदला जा सकता है और फिर वापस उसी रूप में लाया जा सकता है। तो कुल मिलाकर यही अंतर है। ओ, तो सीरियलाइजेशन में यही होता है कि वो रन टाइम में बाइट स्ट्रीम में बदलता है, कंपाइल टाइम में नहीं बदलता है, ऐसा कहना चाह रहे हो? हाँ, बिल्कुल यही मैं समझाना चाह रहा था। सीरियलाइजेशन का मतलब यही है कि रन टाइम पर तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स को बाइक स्ट्रीम में बदला जाता है, ताकि उसे कहीं स्टोर या ट्रांसफर किया जा सके। कंपाइल ये टाइम में कम नहीं बदला जाता, आर यू श्योर? हाँ, बिल्कुल, मैं पूरी तरह से यही कहना चाह रहा हूँ। कंपाइल टाइम पर जावा बोर्ड बस बाइट कोड में बदलता है, जो मशीन के लिए रन करने लायक होता है। लेकिन सीरियलाइजेशन एक अलग चीज है जो रन टाइम पर होती है, तब जब एक ऑब्जेक्ट को हम बाइट स्ट्रीम में बदलते हैं ताकि उसे कहीं और भेजा या सेव किया जा सके। अरे यार, तुम ना कंफ्यूज कर रहे हो। तुमने बोला कि कंपाइल टाइम में भी वो बाइट्स में बदल रहे हैं और रन टाइम में भी बाइट्स में बदल रहे हैं। हाँ, समझ रहा हूं कि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, हो सकता है। तो चलो एकदम साफ कर देते हैं। जब हम कंपाइल टाइम की बात करते हैं तो हाँ, जावा कोड बाइट कोड में बदलता है, जो मशीन के लिए रन करने लायक होता है, लेकिन ये सीरियलाइजेशन नहीं है। सीरियलाइजेशन की बात तब आती है जब प्रोग्राम चल रहा होता है, यानी रन टाइम पर। तब हम किसी जावा ऑब्जेक्ट को जो मेमोरी में बन कर रहा है, उसे बाइट्स में बदलते हैं ताकि उसे स्टोर या ट्रांसफर किया जा सके। यही सीरियलाइजेशन है। तो कुल मिलाकर कंपाइल टाइम पर जो बाइट कोड बनता है वो अलग चीज है, और रन टाइम पर ऑब्जेक्ट को बाइट स्ट्रीम में बदलना यानी सीरियलाइज करना एक अलग प्रोसेस है। अच्छा, मेरे को ये बताओ कि जैसे हम बोलते हैं जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, ठीक है? वो क्यों बोलते हैं, और ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं है, और वो क्यों नहीं है? हाँ, बिल्कुल। देखो, जावा को हम इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहते हैं क्योंकि जावा कोड एक बार कंपाइल होकर बाइट कोड में बदल जाता है। फिर इस बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन यानी जेवीएम चलाती है, और जेवीएम हर प्लेटफॉर्म पर अलग अलग मौजूद होता है, चाहे विंडोज हो, लिनक्स हो या मैक। इसका मतलब तुम्हें कोड एक बार लिखना है और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाएगा जहां जेवीएम हो। इसके मुकाबले अगर हम सी या सी प्लस प्लस जैसी भाषाओं की बात करें, तो वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट नहीं होती। उनमें कोड को हर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के लिए अलग से कंपाइल करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट माना जाता है। तो कुल मिलाकर जावा इसलिए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है क्योंकि उसका बाइट कोड जेवीएम के जरिए कहीं भी चल सकता है, जबकि सी या सी प्लस प्लस जैसी भाषाओं को हर प्लेटफॉर्म पर अलग से कंपाइल करना पड़ता है। तो सी या सी प्लस प्लस में जो अपना मशीन कोड होता है, या फिर जो भी अपना हाई लेवल लैंग्वेज का कोड होता है, वो बाइट कोड में नहीं कन्वर्ट होता? हाँ, बिल्कुल सही। सी या सी प्लस प्लस में कोड सीधे मशीन कोड में कंपाइल होता है, जो उस प्लेटफॉर्म के हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए स्पेसिफिक होता है। इसमें कोई बाइट कोड जैसा इमीडिएट फॉर्म नहीं होता, जिसे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर चलाया जा सके। इसीलिए हर बार अगर तुम्हें अलग ऑपरेटिंग सिस्टम व हार्डवेयर के लिए रन करना है, तो कोड को उस प्लेटफॉर्म के मुताबिक दोबारा कंपाइल करना पड़ता है। तो हाँ, सी और सी प्लस प्लस बाइट कोड में नहीं, सीधे मशीन कोड में बदलते हैं। ठीक है, चलो, अच्छा है।